डेटाबेस डिज़ाइनिंग मेथडोलॉजी के ऊपर है। इससे पहले हमने कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइनिंग जो मेथडोलॉजी है वो कंप्लीट कर ली है, और अब आपको ईआर डायग्राम बनाने में या इन्हेंस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइनिंग आपको 100% आनी चाहिए। उसके जो स्टेप्स है वो सारे आपको क्लियर हो, आपने अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई किए हुए हों, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि उसके बाद जो है हम इन स्टेप्स पे जा रहे हैं। तो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग के जो स्टेप्स है वो ये सारे हैं। तक कुछ कुछ जो है वो थोड़ा से आपको रिपीटिशन लगेंगे, लेकिन ये एग्जैक्टली रिपीटिशन नहीं है। ये इसमें काम कुछ और करना होता है, और जो कंसेप्चुअल के अंदर था वहाँ पे काम कुछ और करना था। ठीक है, इसका पहला स्टेप है कि डिराइव रिलेशन फॉर लॉजिकल डेटा मॉडल। आपने सबसे पहले रिलेशन या टेबल के जो नाम हैं उनको डिराइव करना है। अब ये आप कैसे करते हैं? आपको ऑलरेडी अपने ईआर डायग्राम के अंदर जो एंटिटीज़ है या जो एसोसिएटिव एंटिटीज़ है, यानी कि वो रिलेशनशिप जिसके एट्रीब्यूट्स अवेलेबल थे, तो ये सारे आपने एक फ़ाइनल अपना ईआर डायग्राम बनाया होगा, और इस स्टेज पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, तो अब आप उस डायग्राम से क्या कर रहे हैं कि आप उससे रिलेशंस जो है वो डिराइव करेंगे। तो आपका हर एसोसिएटिव एंटिटी, हर जो एंटिटी है या आपका जो स्ट्रांग एंटिटी है, वो सारे आपके रिलेशंस हैं। अब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग के स्टेज पे हम उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे हम एंटिटी कहते थे, यहाँ पे हम उनको रिलेशन कह रहे हैं, और जब हम फिजिकल में जाएंगे तो उनको हम टेबल कहेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, डिराइव रिलेशंस फॉर लॉजिकल डेटा मॉडल्स। तो आपका जो लॉजिकल डेटा मॉडल है उसके लिए आप टेबल्स के नाम जो है वो डिराइव करेंगे, और ये टेबल के नाम आपको कहाँ से मिलेंगे? आपका जो ईयर डायग्राम था उसमें जो हर एंटिटी का नाम है या हर एसोसिएटिव एंटिटी को आपने जो नाम दिया हुआ है, तो वो आपका रिलेशन है। दूसरा स्टेप इसका ये है कि वैलिडेट रिलेशंस यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। अब हर रिलेशन हर उसके ऊपर आपने ये सोचना है कि इसके अंदर कोई रिडंडेंसी तो नहीं है किसी टेबल के अंदर। अगर तो आपके अंदर आपको उसमें कोई रिडंडेंसी फील हो रही है, तो फिर आपने उसको नॉर्मलाइज करना है, और कम से कम 3NF तक आपने उसको लेके जाना है। तीसरा जो स्टेप है, वैलिडेट रिलेशंस अगेंस्ट यूज़र ट्रांजैक्शन। अब आप उसका परचेज या सेल या रिजर्वेशन या सेलिंग या इन्वेंट्री अपडेट, जिस तरह का भी आपका सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आपने शुरू से लेके एंड तक डेटा ड्रिवन उसको देखना है कि इस ट्रांजैक्शन का स्टेट और इसका जो इसके जो डिटेल्स है या एट्रीब्यूट्स है, ये किस किस टेबल में प्रॉपरली सेव होने जा रहे हैं, और कहीं से कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है या कोई ऐसा एट्रीब्यूट तो नहीं है जो कहीं पे सेव नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप उसको इस तरह वैलिडेट कर देते हैं कि मेरे सारे ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉपरली किसी न किसी रिलेशन के अंदर वो जाके किसी एट्रीब्यूट में प्रॉपरली सेव हो रहे हैं। चौथा जो स्टेप है उसमें आप इंटीग्रिटी कांस्टेंट को चेक कर लेते हैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स हमने, अब ये वाला स्टेप आपको लगेगा कि ये तो रिपीटेडली है, तो ये रिपीटिशन नहीं है। यहाँ पे अब आपके जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट पहले लगे हुए थे, आपने आइडेंटिफाई किए हुए थे, वो डोमेन के कांस्टेंट उसमें ज़्यादातर थे। यहाँ पे ये है कि अब आप कुछ जनरल कांस्टेंट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, और उनको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये आगे हम स्टेप वाइज इसको जब डिटेल से देखते हैं तो फिर मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह बता देता हूँ। पांचवा स्टेप इसमें ये है कि रिव्यू लॉजिकल डेटा मॉडल विद द यूज़र। आपने लॉजिकल डॉट डेटा मॉडल जो है इसको भी यूज़र के साथ वैलिडेट करना होता है। मर्ज लॉजिकल डेटा मॉडल्स इनटू ग्लोबल मॉडल, ये ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन इसमें ये है कि आप इसको देख लेते हैं कि जेनरिक या इसके स्टैंडर्ड्स क्या है। आप जो जिस एरिया का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसके आन पहले से जो सेटल फैक्ट्स है वो क्या है, तो उनके मुताबिक फिर आप अपना मॉडल देखते हो कि क्या ये उसके साथ अलाइन है या मैं बिल्कुल गलत तरीके से चल रहा हूँ। तो आप इंश्योर कर लेते हैं कि जो ग्लोबली इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए जो स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट है, मैं उनके मुताबिक मैंने अपना लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन जो है वो बनाया हुआ है। और फ्यूचर ग्रोथ के लिए आप स्केलेबिलिटी देखते हो या इसकी जो मेंटेनेबिलिटी है उस पर आप फोकस करते हैं कि उसको आप ये इसमें स्केलेबिलिटी, अगर मिसाल के तौर पर अगर आपका पर्सन और डिफरेंट उसके जो एम्प्लॉइज़ है उसके साथ एक पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बना हुआ है, तो अगर कल को कुछ और टाइप्स के लोग आते हैं तो वो भी उसमें इन्फिनिट तरीके से ऐड अप हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो स्पेशलाइजेशन नहीं हुई तो फिर क्या मसला आ सकता है कि आपको उसी टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि आप उसको फिर फर्दर मॉडिफाई नहीं कर पाते। आप सिर्फ कॉमन डिटेल्स को पेरेंट में रखते हो, बाकी स्पेशलाइज डिटेल को आप अलग अलग इंटिटीज़ या उनको रखते हो, तो वो स्केलेबिलिटी का बड़ा एक अच्छा सा पाथ होता है।
तो आपने अपने फ्यूचर में हर एंटिटी के ऊपर सोचना होता है कि इसको फर्दर जो है कैसे इन्हेंस किया जाएगा और उसकी स्केलेबिलिटी पॉइंट जो है या वो पाथ ओपन है कि नहीं है। तो ये जस्ट ओवरव्यू था। बाकी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि टू ट्रांसलेट द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल इनटू अ लॉजिकल डेटा मॉडल। अब आपके पास एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल डेटाबेस मॉडल एग्जिस्ट आपके पास है, उसको सिर्फ आपने ट्रांसलेट करना होता है। वैलिडेट दिस मॉडल टू चेक दैट इट इज़ स्ट्रक्चरली करेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर आपने जिस तरह इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी जो रिलेशनशिप है आपस में, वो सारे ठीक है। तो ये आपने इंश्योर करना होता है। और तीसरा, इंश्योर दैट इट सपोर्ट द रिक्वायर्ड ट्रांजेक्शन। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने बनाया हुआ है उसमें जितने भी पॉसिबल ट्रांजेक्शन हैं उन सारों को ये सपोर्ट कर रहा है। तो चले ये स्टेप्स की रिपीटिशन है। ये स्लाइड मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए थी, दूसरी बार आई है। चले, डिराइव रिलेशन पहला वाला स्टेप, ठीक है। अब इसको डिटेल से हम देखते हैं कि डिराइव रिलेशंस फॉर लॉजिकल डेटा मॉडल। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू क्रिएट रिलेशंस या टेबल्स या एंटिटीज, ठीक है, फॉर द लॉजिकल डेटा मॉडल टू रिप्रेजेंट द एंटिटीज रिलेशनशिप एंड एट्रीब्यूट्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये हमारे टारगेट है इस स्टेप का। तो इसके लिए डेटाबेस डिज़ाइन लैंग्वेज आपको क्या, किस तरह आपको गाइड कर रहा होता है कि डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ईच रिलेशन यूजिंग अ डेटाबेस definition language. Specify the name of the relation followed by a list of the relation's simple attribute enclosed in the brackets. बस ये इसका सिंपल अप्रोच है, ठीक है, कि हर रिलेशन का नाम तो वैसे तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड होगा, लेकिन जो एसोसिएटिव एंटिटीज़ है, यानी कि एसोसिएशन जो या रिलेशनशिप जो बना होता है दो एंटिटीज़ के दरमियान, उसके जो एट्रीब्यूट्स है और आपने डैश लाइन के साथ उसको मिलाया हुआ था, उसको आपने नाम नहीं दिया होगा कुछ को। तो अब वो आपने नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करना है और बाकी जिनके ऑलरेडी नाम है तो वो तो आप एज इट इज़ लिखेंगे। अच्छा, तीसरा जो है इंटिटी इंटेग्रिटी। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की एंड एनी अल्टरनेट एंड फॉरेन की ऑफ द रिलेशन। अगर पहले से नहीं है, ठीक है, तो अब आपके जो एसोसिएटिव एंटिटीज़ है वो उनमें आपने देखना होता है कि यहाँ पे कोई है, ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे लाजमी फिर अप्लाई करें। Where to post or place the foreign key attributes, we must first identify the parent and child entities involved in the relationship. और वो जो कोऑर्डिनेटिव मैपिंग वाला लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, 1 to 1 1 to many, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है, वो डिटेल के साथ फिर आप उसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिस्क्राइब हाउ रिलेशंस। अच्छा, ये उसकी डिटेल यहाँ पे भी है, ठीक है, कि डिस्क्राइब हाउ रिलेशंस आर डिराइव्ड फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। अब आपके दो एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है तो उनमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है। तो हर एक को अब आपने कैसे रिजॉल्व करना है, ये थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो स्ट्रांग एंटिटी टाइप्स तो ये तो आसान है, सिंपल है, आप उनको एज इट इज़ एंटिटी कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। वीक एंटिटी टाइप्स को वो भी आप एंटिटीज़ या रिलेशन कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन अब ये वाला जो रिलेशनशिप है ना, 1 to many का, बाइनरी रिलेशनशिप टाइप, इसमें क्या होता है कि आपने फॉरेन की जो है वो चाइल्ड टेबल के अंदर जिसकी तरफ स्टार होता है, राइट, वहाँ पे आपने फॉरेन की नहीं रखी होती। कंसेप्चुअल मॉडल में हमने सिर्फ वो डायग्राम जो था, एक साइड से सिंगल उसका और दूसरे साइड से मेनी का जो सिंबल था, हमने सिर्फ वो यूज़ किया हुआ था। अब आप क्या करेंगे, अब वहाँ पे इसको रिजॉल्व करने के लिए आप वहाँ पे फॉरेन की डाके एक और एट्रीब्यूट ऐड करोगे और उसके फॉरेन की का जो कंस्टेंट है वो ऐड करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास 1 to 1 बाइनरी रिलेशनशिप टाइप है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दो एंटिटीज़ ऐसे हैं जिनके दरमियान 1 to 1 का रिलेशनशिप है। तो अब उनको मर्ज करना है नहीं करना, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है, आगे हम डिटेल से देख लेते हैं। 1 to 1 रिकर्सिव रिलेशनशिप है, यानी कि एक ही टेबल के अंदर जो है ना एक और वो आ रहा है, ठीक है, जिस तरह इम्प्लाई सुपरवाइज इम्प्लाइज, ठीक है, तो वो रिकर्सिव रिलेशनशिप बनता है। और उस केस में फिर आप क्या करते हैं, इसके अलावा सुपर क्लास और सब क्लास, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो अब उसको कैसे आपने रिजॉल्व करना है। तीसरा जो है, सातवां जो है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। तो इस केस में आपकी एक मिडल में एक और एंटिटी बनती है और दोनों की प्राइमरी की वहाँ पे फिर आप शिफ्ट करते हैं। ये नॉर्मल अप्रोच है, लेकिन इसके अलावा और भी कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। आठवां जो है वो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप टाइप्स है। तो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप कौन सा होता है वैसे, कोई मुझे बता सकता है? हमजा बिन अहमद, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप टाइप कौन सा होता है? हो रहे हैं सारे। अगर
किसी रिलेशनशिप की डिग्री मोर देन 2 हो, यानी बाइनरी रिलेशनशिप ना हो, टर्नरी हो या क्वार्टरनरी हो या पेंटा या सो ऑन, जिसके अंदर ये पार्टिसिपेशन जो इंटिटीज़ है वो मोर देन 2 हो, तो उसकी डिग्री 2 से ग्रेटर होती है, राइट। तो उनको हम कहते थे कि ये कम्प्लेक्स रिलेशनशिप टाइप्स है। तो अब उनको कैसे रिजॉल्व करना है, और आखिर में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है उनको कैसे रिजॉल्व करना है, एक कॉलम ही रखना है या मल्टीपल कॉलम जो है वो अलग अलग टाइटल के साथ जो है वो दूसरा टेबल के अंदर जाने चाहिए। तो ये सारे आपने अंडरस्टैंड करने हैं। अब ये आपके पास ईआर डायग्राम है ड्रीम होम के स्टडी का, ठीक है। वो ऑलरेडी जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइनिंग मेथोडोलॉजी में आपने बनाया हुआ था, ठीक है। उसके अंदर ये स्टाफ है, तो स्टाफ सुपरवाइजर स्टाफ, वहाँ पे एक रिकर्सिव रिलेशनशिप था और ये सुपरवाइज़र का अब एक अलग टेबल बन गया। इसी तरह स्टाफ का और क्लाइंट के दरमियान क्या है कि स्टाफ रजिस्टर क्लाइंट, और 1 to 1 का 1 to 0 और मैनी के साथ रिलेशनशिप है, राइट। तो ये एक ईआर डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं एसोसिएटिव एंटिटीज़ भी हैं, व्यूज़ का जो है व्यू का डेट क्या है और कमेंट भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप का ये एक एसोसिएटिव या रिलेशनशिप एंटिटी है, इसका नाम कोई नहीं है, तो अब आपने ये नाम शाम सारे देना है। तो ये आपके पास आपके प्रोजेक्ट का भी ईआर डायग्राम एग्जैक्टली इस तरह इस शेप में होना चाहिए। इसमें जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन भी है, ये आप देख रहे हैं कि ओनर को आपने प्राइवेट ओनर में और बिजनेस ओनर में स्पेशलाइज किया हुआ है। तो ये आपके पास एग्जिस्टिंग प्रीरिक्विजिट है केस स्टडी में। अब आपने अगर इसको ट्रांसलेट करना है तो ये एक एंटिटी का एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने स्टाफ वाले एंटिटी से या इस वाले कॉन्सेप्ट से आपने स्टाफ से स्टाफ रिलेशन डिराइव कर दिया और इसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो कॉमा सेपरेटेड सारे यहाँ पे लिख दिए। और साथ अब आपने प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है तो आपने यहाँ पे लिख दिए इसके साथ स्टाफ नंबर। तो इस एक एंटिटी का या एक कंसेप्चुअल डायग्राम, सपोज अगर एक टेबल है तो इसका अब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या बन गया, ये जो दो लाइनें हैं, ठीक है। तो अब ये एग्जैक्टली यही काम आपने अपने ईआर डायग्राम या लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग में करना है। अब वो रिजोल्यूशन है, ठीक है, कि जब स्ट्रांग एंटिटी टाइप्स है तो उनका कैसे आपने डिराइव करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, स्टाफ एक स्ट्रांग एंटिटी थी और उसके जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनेगा वो ये बन जाएगा। इसी तरह अगर वीक का है तो फॉर ईच वीक एंटिटी इन द डेटा टेबल क्रिएट अ रिलेशन, उसका भी आपने टेबल बनाना है अलग, ठीक है। द प्राइमरी की, लेकिन ये इसमें मसला क्या है कि द प्राइमरी की ऑफ वीक एंटिटी इज पार्शली आर फुली डिराइव्ड फ्रॉम ईच ओनर एंटिटी। इसका जो पेरेंट यानी जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है ना, जिसकी वजह से इसकी एग्जिस्टेंस होती है, तो उसकी जो प्राइमरी की होती है वो इसमें उसका पार्ट या उसका फुली वो यहाँ पे आके इसकी प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। तो जिस तरह प्रेफरेंसेस है, तो प्रेफरेंसेस का टाइप और मैक्सिमम रेंट या उसमें प्राइमरी की आपने एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसमें फिर आपने इकट्ठे करके या वहाँ से आपने यहाँ पे कॉपी करके आपने क्रिएट करनी होती है। वीक एंटिटी में यूजुअली प्राइमरी की इस तरह बनाते हैं कि ओनर से पार्शली या फुली फॉर्म में एज ए फॉरेन की आ जाती है। तीसरा जो है वो 1 to many बाइनरी रिलेशनशिप है। तो आप जो मैनी जिसकी तरफ है वहाँ पे आप 1 वाले साइड की जो प्राइमरी की है वहाँ पे फॉरेन की बना देंगे, ठीक है। द एंटिटी ऑन द वन साइड इज डिजिग्नेटेड एज द पेरेंट एंटिटी एंड द एंटिटी ऑन द अदर साइड या स्टार साइड इज डिजिग्नेटेड एज द चाइल्ड एंटिटी। अच्छा, 1 to 1 बाइनरी रिलेशनशिप अगर आपके पास है तो अब इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप इज स्लाइटली मोर कम्प्लेक्स एज द कार्डिनलिटी कैन नॉट बी यूज्ड टू हेल्प आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड चाइल्ड एंटिटीज। 1 to 1 रिलेशनशिप में आपको नहीं पता पेरेंट कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है। 1 to many में तो ईजिली पता लग जाता है, लेकिन 1 to 1 में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लिहाजा इसमें ये अब आपने डिफरेंट केसेस इस तरीके से हैंडल करने हैं। वी कंसिडर हाउ टू क्रिएट रिलेशन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। अब अगर मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन क्या है कि इसके अंदर दोनों के अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे अगर इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड दूसरी एंटिटी में भी लाजमी इंसर्ट करना है। तो इसको हम कहते हैं मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स है। तो इन दिस केस वी शुड कंबाइन द एंटिटीज। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उनका एक टेबल बना सकते हैं। लेकिन अगर एक साइड के ऊपर मैंडेटरी है और दूसरे साइड पे नहीं है तो फिर वो मैंडेटरी पार्टिसिपेशन वाले साइड जो है उसकी की आप दूसरे में लेके आ सकते हैं।
तो अगर तो दोनों साइडों का मैंडेटरी है तो आप उसको एक टेबल बनाएं। जिस तरह ये क्लाइंट है और उसका क्लाइंट का नंबर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, टेलीफोन नंबर है, अब प्रेफरेंसेस टाइप है और मैक्सिमम रेंट कितना ये क्लाइंट दे सकता है। तो ये उसके प्रेफरेंसेस वाली रिलेशनशिप था, राइट। और वहाँ पे अब ये प्रेफरेंसेस वाला और ये क्लाइंट वाला, इनको कंबाइन करके हर क्लाइंट की एक एक प्रेफरेंसेस हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट। तो अब उनको आपने कंबाइन करके एक बना दिया और स्टाफ जो है वो तो इसमें ऑलरेडी क्लाइंट के अंदर किसने इसको रजिस्टर किया था वो फॉर्म की आ रही थी, तो आपने प्रेफरेंसेस और क्लाइंट को इकट्ठा कर दिया। इसकी प्राइमरी की आपने क्लाइंट नंबर रख दिए और इसकी फॉरेन की जो है वो आपने स्टाफ नंबर इसमें आ रहा है। तो अब ये उसका डिज़ाइन बन गया, ठीक है। अच्छा, बी में मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन वन साइड, एक साइड पे मैंडेटरी है लेकिन दूसरा साइड ऑप्शनल है, वो मे बी एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई द पेरेंट एंड चाइल्ड एंटिटीज फॉर द वन वन रिलेशनशिप यूजिंग द पार्टिसिपेशन कांस्टेंट। द एंटिटी दैट हैज ऑप्शनल पार्टिसिपेशन इन द रिलेशनशिप is designated as the parent entity and the entity that has mandatory participation in the relationship is designed as the child entities। जिस तरह आपके पास क्लाइंट है और स्टाफ, क्लाइंट है और प्रेफरेंसेस है, ठीक है। रिलेशनशिप विद द मैंडेटरी पार्टिसिपेशन ऑन क्लाइंट साइड, तो क्लाइंट अगर है तो प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड टू प्रेफरेंसेस टू मॉडल स्टेट्स रिलेशनशिप, तो इन दोनों का अब आप देखें कि क्लाइंट की जो है वो आप प्रेफरेंसेस में मूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये प्रेफरेंसेस इसका चाइल्ड है, असल में प्रेफरेंसेस किसके हैं, वो क्लाइंट के होते हैं। तो क्लाइंट की जो की है वो आप इसके, ये यहाँ पे ना स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे उल्टा लग रहा है। द एंटिटी दैट हैज़ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन इन द रिलेशनशिप इज डिजिग्नेटेड एज द पेरेंट, तो क्लाइंट जो है वो पेरेंट होगा। एंड द एंटिटी दैट हैज़ that has optional participation in the relationship is designated as entity child entity। तो अब प्रेफरेंसेस में भी के अगर क्लाइंट ने अपनी प्रेफरेंसेस नहीं दी तो ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये मस्ट है तो उस केस में फिर जो है वो क्लाइंट और ये दोनों का मैंडेटरी है, तो फिर आप दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि दोनों साइडों पे ये दोनों मैंडेटरी है। अच्छा, वन टू वन वन साइड को रिकर्सिव, आपने क्लाइंट का दे दिया, दूसरी साइड पे आपने उसको प्रेफरेंस दे दी और दोनों में मैंडेटरी कर दी। ये जो एग्जांपल है ना ये असल में ये ऊपर वाले के लिए है, ठीक है। इसको इसके लिए समझ ले, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, असल में ये थोड़ा सा ना नीचे आया हुआ अच्छा। है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखें कि ओहो ये नीचे आना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। इसमें आप देखें कि हम एज्यूम करते हैं कि मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है प्रेफरेंसेस साइड पे और क्लाइंट साइड के ऊपर। तो उस केस में आपने क्या कर दिया, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये वाला जो टेबल हमने बना लिए, ये देखें यहाँ पे आपका प्रेफरेंसेस टाइप क्या है और मैक्सिमम रेंट क्या है। हम कहते हैं हर क्लाइंट जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो वो लाजमी अपने प्रेफरेंसेस टाइप देगा। तो उस केस में हमने पहला रूल देख लिया कि हमने दोनों को मर्ज करना है, तो हमने एक क्लाइंट टेबल के अंदर इसको मर्ज कर लेना है, ठीक है। ये जस्ट आपको वो बता रहा है। और अगर हम कहते हैं कि यही एग्जांपल है लेकिन एक साइड के ऊपर मैंडेटरी है, अगर हम कहते हैं कि क्लाइंट जो है ना वो मैंडेटरी है लेकिन अगर वो अपनी पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहता, प्रेफरेंसेस नहीं देना चाहता, ऑप्शनल है, तो उस केस में फिर क्या होगा, जो मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है वहाँ पे उसकी जो की है वो ऑप्शनल वाले में एज ए फॉरन की जाएगी, ठीक है। सिंपल इसका अंडरस्टैंड ये कर ले कि जो मैंडेटरी है वो उसकी सिर्फ मैंडेटरी डिटेल रहेगी और जो ऑप्शनल डिटेल्स है वहाँ पे हमारे प्रेफरेंसेस रह जाएंगे। तो ये एग्जांपल नीचे के केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रेफरेंसेस जो है वो ऑप्शनल है और क्लाइंट जो है वो मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है। तो दोनों उस केस में फिर आप क्या करेंगे कि मैंडेटरी वाले पार्ट का जो प्राइमरी की है उसको आप ऑप्शनल वाले पार्ट में एज ए फॉरेन की ले आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लाइंट नंबर आ गया एज ए फॉरेन की है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपने ऐड कर दिए। और इसी को आपने इसका ना प्राइमरी की भी बना दी, क्लाइंट नंबर इसकी प्राइमरी की भी है और
ये फॉरेन की भी है एट द सेम टाइम, यानी कि ये दोनों काम कर रही है, ठीक है, क्लाइंट नंबर। तो इस केस में आप इसको इस तरह रिजॉल्व करेंगे, ये बी के केस में। सी केस क्या है कि ऑप्शनल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप, डिसीजन टू बी मेड वन वे और द अदर वे। तो अब आपके पास ऑप्शंस है, उस केस में आप एक की दूसरे में ले जाए या दूसरे की इसमें लेके आए, ये अब आपके ऊपर है। तो आप उस केस को फिर देखेंगे कि दोनों में आप खुद सिलेक्शन करेंगे। तो ये तीन सिचुएशंस थे। अगर वन टू वन का रिलेशनशिप है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपने पार्टिसिपेशन की मैंडेटरी या उसका ऑप्शनल जो है उसके ऊपर आपने डिसाइड करना है। तो अगर दोनों साइडों के ऊपर मैंडेटरी है तो एक टेबल बना दो, अगर एक साइड पे मैंडेटरी है दूसरे पे ऑप्शनल है तो मैंडेटरी वाली की जो है वो ऑप्शनल साइड पे एज ए फॉरेन की ले जाओ। और अगर दोनों ऑप्शनल है तो फिर आपके मर्जी है, आप किसी की को दूसरे के अंदर एज ए फॉरेन की लेके जा सकते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, पांचवा, वन टू वन रिकर्सिव रिलेशनशिप, यानी कि आप कहते हो कि एक ही एम्प्लॉय जो है ना वो सिर्फ एक और एम्प्लॉय को का सुपरवाइजर हो सकता है या उसका मैनेजर हो सकता है या जो भी सुपरवाइजर जो भी आप देख ले, ठीक है। तो अब इसको हम कहते हैं कि वन टू वन रिकर्सिव रिलेशनशिप है। तो अब रिकर्सिव रिलेशनशिप को हम एक टेबल के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं कि उसी टेबल की जो प्राइमरी की है उसके अंदर एक और कॉलम बना के उसको एज ए फॉरेन की भी रख लेते हैं। तो उसके थ्रू फिर हम हैंडल करते हैं। और जितने भी हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिस तरह आप मेन्यू का स्ट्रक्चर देखते हैं, नेस्टेड मेन्यूज़ वगैरह, या आप यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जहाँ पे भी होता है और वो नेस्टेड है, तो वह उस एक टेबल के अंदर आप उसको एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेते हैं और उसको एज ए फॉरेन की इसी के प्राइमरी की का रख लेते हो, ठीक है। तो वो फिर रिकर्सिव रिलेशनशिप इस तरह आप रिजॉल्व करते हैं। फॉलो द रूल्स फॉर द पार्टिसिपेशन एज डिस्क्राइब अबोव फॉर वन टू वन रिलेशनशिप। अब ये यहाँ पे इधर भी अगर जो रिलेशनशिप है मिसाल के तौर पर सुपरविजन का, और ये दोनों साइडों पे मैंडेटरी है, तो फिर पहले वाला केस है, अगर एक साइड पे मैंडेटरी है यानी कि क्लाइंट लाजमी होना चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर में भी उसका सुपरवाइजर हो में भी ना हो, ठीक है, तो अब वो ऑप्शनल है। तो अब उस केस में फिर आप इसी के अंदर अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो उसी एज ए फॉरेन की रख लोगे, अदरवाइज आप फॉरेन की को अलाउ नल कर दोगे, ठीक है। और अगर तीसरा केस है तो तीसरा केस तो खैर इसमें आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ही पार्टिसिपेशन है या दोनों मैंडेटरी है या एक मैंडेटरी है और एक ऑप्शनल है। For a one-to-one recursive relationship with mandatory participation on only one side, we have the option to create a single relation with two copies of the primary key। यानी कि अगर आपके पास ये सिचुएशन है कि एक मैंडेटरी है, एक दूसरा जो है वो ऑप्शनल है, तो आप उसके एक प्राइमरी की के बजाय दो उसके अंदर फॉरेन की उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और एक को आप अलाउ नल करेंगे और दूसरे को अलाउ नल नहीं करेंगे। अ कैटेगरी कुड बी अ पेरेंट ऑफ अदर कैटेगरीज और इट कैन बी अ रूट कैटेगरी, तो आप उसको अलाउ नल होगा तो वो फिर आपका हैंडल हो जाता है। अच्छा, छठा जो केस है वो सुपर क्लास और सब क्लास रिलेशनशिप टाइप का है कि एंटिटीज़ के दरमियान जो है वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है जिस तरह ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होता है। तो अब इस केस में आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द सुपर क्लास एंटिटी एज द पेरेंट एंटिटी, और यानी कि और पेरेंट एंटिटी की जो की है ना प्राइमरी, वो दूसरे में एज ए फॉरेन की जाएगी, एंड द सब क्लास एंटिटी एज द चाइल्ड एंटिटी। तो पेरेंट की जो है वो चाइल्ड में एज ए फॉरेन की आ जाएगी। तो इसको आपने ऐसे रिजॉल्व करना है। मेनी टू मेनी बाइनरी रिलेशनशिप टाइप्स क्या करना है, क्रिएट ए न्यू रिलेशन, बीच में एक और टेबल बनाना है, इन द मिडल ऑफ बोथ ऑफ मूविंग प्राइमरी कीज एंड इफ नेसेसरी इंक्लूड अदर एट्रीब्यूट्स। अगर ज़रूरत हो तो दूसरे एट्रीब्यूट भी ऐड कर दें, अदरवाइज दोनों के साइड की प्राइमरी की जो है वो इस टेबल के अंदर आएंगी और उनको आप अब डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, वो दोनों मिला के भी प्राइमरी की हो सकती है और उनके साथ एक और एट्रीब्यूट कंबाइन होकर भी प्राइमरी की बन सकती है, कंपोजिट प्राइमरी की। आठवां जो केस है वो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप टाइप्स है। तो जो जो पार्टिसिपेशन कर रहा है और जिन जिन की मैंडेटरी है तो वो लाजमी प्राइमरी की का हिस्सा होंगे, और अगर कोई ऑप्शनल है तो वो अलाउ नल है, तो वो मे बी जस्ट फॉरेन की आ रही है लेकिन वो मैंडेटरी अगर नहीं है तो फिर आप उसको प्राइमरी की का हिस्सा ना बनाए, कंपोजिट प्राइमरी की का, ठीक है। तो क्रिएट अ रिलेशन टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एंड इंक्लूड एनी एट्रीब्यूट दैट आर पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, post of copy of the primary key attribute of the entities that participate in the complex relationship into the new relation। तो जो जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन अगर पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है तो इधर वो एज ए फॉरेन की आएगी और वो फॉरेन की प्राइमरी की का पार्ट बनेगी, ठीक है।
ये आपने जहन में रखना है। फॉर एग्जांपल द टर्नरी रजिस्टर रिलेशनशिप इन द ब्रांच यूजर व्यूज रिप्रेजेंट द एसोसिएशन बिटवीन द मेंबर ऑफ स्टाफ हु रजिस्टर अ न्यू क्लाइंट एट ए ब्रांच, यानी कि ब्रांच क्लाइंट और स्टाफ के दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है। वी क्रिएट relations for the strong entities branch staff and client and we create a relation registration। तो अब registration जो है ये weak entity है और ये existence dependent है बाकी तीनों के ऊपर, और तीनों की पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है। तो फिर इन तीनों की प्राइमरी की को मिला के यहाँ पे फॉर्म की जो तीन कंपोजिट कॉलम्स होंगे उनको आपने इकट्ठा सेलेक्ट करके इसकी प्राइमरी की बनानी है। अच्छा, और 9th में है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसके साथ क्या करना है, क्रिएट ए न्यू रिलेशन टू रिप्रेजेंट द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मिसाल के तौर पर फ़ोन नंबर है ना, तो आप फ़ोन नंबर का एक अलग रिलेशन बनाए कि फ़ोन्स, ठीक है, और उस फ़ोन्स के अंदर आप टाइप और फ़ोन नंबर जो है वहाँ पे रख लें, और साथ उसके साथ आप आईडी मूव करें जिस जो भी स्ट्रांग एंटिटी से आप मल्टी वैल्यूड आप जिस कॉलम से भी लेके गए हो। तो अगर सपोज़ आपका स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की आईडी जाएगी फ़ोन्स के टेबल में, इसके अलावा उसका टाइप होगा और उसके बाद उसका नंबर होगा। तो स्टूडेंट का होम नंबर, स्टूडेंट का पर्सनल नंबर, स्टूडेंट का कांटेक्ट या कांटेक्ट पीटीसीएल नंबर वटेवर, ठीक है। तो ये आप जितने क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको आपने इस तरीके से रिजॉल्व कर लेना है। अब वो नॉर्मलाइज भी हो जाता है और रिडंडेंसी भी ख़त्म हो जाती है। इन द ब्रांच, ये एक और एग्जांपल ड्रीम होम के केस में है कि फॉर एग्जांपल इन द ब्रांच यूजर व्यूज टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन वेयर अ सिंगल ब्रांच हैज अप टू द 3 रिलेशन टेलीफोन नंबर्स, वी क्रिएट ए न्यू रिलेशन कॉल्ड टेलीफोन्स टू, अच्छा इन्होंने भी यही एग्जांपल दिया है, टू रिप्रेजेंट द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये फ़ोन जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसके अलावा ईमेल वगैरह आ सकता है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में। आप यूजुअली ईमेल्स को एज ए यूज़र नेम जो रखते हो तो वो फिर आप मल्टीपल अलाउ ही नहीं करते, और वैसे भी ईमेल जो है वो मल्टीपल लोग रखते नहीं है कि आपका पर्सनल ईमेल के साथ आपने क्या करना है अगर आपने बिज़नेस के लिए यूज़ करना है। तो लोग या बिज़नेस वाला यूज़ करते हैं या पर्सनल यूज़ करते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेप, तो पहले स्टेप की आपको आई होप समझ आ गई है कि आपने रिलेशंस डिराइव करने हैं। तो अब रिलेशंस डिराइव करते हुए आपने पार्टिसिपेशन का वो भी ख्याल रखना है कि जो रिलेशनशिप है उनको आपने कैसे फिर हैंडल करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप इसका आपका आई होप कंप्लीट हो गया है। और पहले स्टेप का अब आपके जितने भी ईयर डायग्राम के अंदर जो रिलेशंस आपने बनाए हुए हैं ना, कॉन्सेप्ट्स आपके बने हुए हैं, उनके आपने वो लिखने हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डीबी डिज़ाइन लिखना है। और वो कैसे लिखना है जो मैंने आपको वो एक एग्जांपल ऊपर करके बता दिया, ठीक है। तो आपके पहले स्टेप का आउटकम क्या होगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है। मुझे आप पहले स्टेप के अगेंस्ट अगर एक ये एंटिटी है तो मैं ये लिखूंगा, अगर आपके हिस्से में 5 एंटिटीज आ रही है तो आप इस तरह के 5 वो आ जाएंगे, ठीक है, कॉलम्स आ जाए रोज आ जाएंगे। तो उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि सारे रिलेशन का नाम ये है, इसके ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इन एट्रीब्यूट्स में से प्राइमरी की कौन सी है और फॉरेन की कौन सी है, ठीक है। और या कोई अगर जनरल कंस्टेंट है या चेक के कंस्टेंट है तो वो सारे आपने मेंशन कर लेने हैं। तो ये आपकी एक एंटिटी की कंप्लीट लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए भी करना है। ओके सर। अच्छा, अब स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं, वैलिडेट रिलेशन यूजिंग नॉर्मलाइजेशन। अब जितने भी टेबल्स आ गए ना, अब हर रिलेशन के ऊपर आपने देखना है कि कोई रिडंडेंसी कहीं पे तो नहीं है, और 3NF के अंदर क्या वो नॉर्मलाइज है कि नहीं है। तो 3NF में नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए कि न ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हो, न पार्शियल डिपेंडेंसी हो, न मल्टी वैल्यूड कॉलम्स हो, एटॉमिक वैल्यूज हो हर एक उसके अंदर, ठीक है, और कोई ग्रुपिंग ना हो, किसी भी किस्म का डेटा जो है वो रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, मोर देन वन कॉलम जो है वो रिपीट ना हो रहे हो। तो फिर इसका मतलब मैं इंश्योर हो जाऊंगा कि मेरा टेबल जो है वो 3NF के अंदर नॉर्मलाइज है, और अगर नहीं है ज़रूरत है तो फिर मैं उसको लेके चलूंगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस स्टेप का क्या है, टू वैलिडेट द रिलेशन इन द लॉजिकल डेटा मॉडल यूजिंग नॉर्मलाइजेशन, अप्लाई द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या था कि हम तमाम एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, उसमें फिर हम ग्रुपिंग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं, तो वो अननॉर्मलाइज से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसमें फिर हम सारे जो पार्शियल डिपेंडेंसीज है वो रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास फिर 2NF आ जाता है। जब हम ट्रांजिटिव भी रिमूव कर लेते हैं तो फिर हमारे पास 3NF वाला फॉर्म आ जाता है। तो आपने तमाम टेबल्स को देखना है कि हर टेबल जो है वो 3NF के अंदर अवेलेबल है। तो इस स्टेप में आपने ये काम करना है। अच्छा, स्टेप नंबर 3 में क्या है,
वैलिडेट रिलेशंस अगेंस्ट यूज़र ट्रांजेक्शन। तो अब आपके हर एक के सेमेस्टर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन अवेलेबल होता है। ट्रांजेक्शन क्या होता है कि आप टाइम के साथ ना कुछ स्टेप्स के अंदर किसी चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। यानी वो एक नहीं है कि एक स्टेप कर लिया और किस्सा ख़त्म हो गया। उसके ना स्टेट्स उसमें चेंज हो सकते हैं, उसके अंदर पेमेंट के स्टेप्स हो सकते हैं, उसके अंदर मोर देन वन स्टेप के ऊपर वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि डेटाबेस के अंदर एक चेंज नहीं आता बल्कि सीरीज ऑफ चेंजेस की वजह से ना आपका ऑपरेशन कंप्लीट होता है, तो उसको हम कहते हैं ये ट्रांजेक्शन है। तो अब आपका जो ट्रांजेक्शन होगा ना वो आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर आपने देखना है कि ट्रांजेक्शन जो है पूरा कंप्लीटली वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरे करंट लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। To ensure that the relations in the logical data model support the required transaction। अब एक ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो सारे के सारे आपने इंश्योर करने हैं कि उनके अंदर जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, जो डेटा आइटम रिकॉर्ड हो रहे हैं, वो प्रॉपरली हर जगह पे प्रॉपरली जाके सेव हो रहे हैं और वहाँ से फिर आगे नेक्स्ट स्टेट में जाते हैं, नेक्स्ट स्टेट में और इन पे फिर कंप्लीट हो जाते हैं। Check that the relation created in the previous steps also support these transaction and thereby ensure that no error has been introduced while creating relations। अब ये वाला ऐसा स्टेप्स है कि ये आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जिस तरह आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो एक आइटम का स्टेटस चेंज हो जाता है कि ये अब जो है इन्वेंट्री के आइटम से ये अब सेल लाइन आइटम बन गया है। अब सेल लाइन आइटम में कितनी क्वांटिटी में है और इसका यूनिट प्राइस क्या है और फिर इसका इनवाइस के अंदर कीमत कितनी बन रही है और फिर ये परचेज ऑर्डर का हिस्सा बना हुआ है और फिर ये कैशियर उसको प्रोसेस कर रहा है और जब वो उसकी पेमेंट दे देता है तो तब जाके ये आपके इन्वेंट्री से डिलीट होना चाहिए और उसकी जो स्टॉक है वो तब जाके मॉडिफाई हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप जैसे ही कस्टमर ने उठा लिया और आप उसने अपना ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं किया हुआ या वो बाद में इसको अपने उसके पास पैसे पूरे नहीं कैंसिल करना चाहते हैं तो मीनवाइल आपका सॉफ्टवेयर उसको ऐसा मार्क ना करे कि बस ये कमिट कर दिए कि उसकी जो इन्वेंट्री है वो ड्रॉप हो गई है, जबकि वो आपने उसने परचेज ट्रांजैक्शन के बाद पेमेंट उसके पास पूरी नहीं थी, उसने आपको वापस कर दिए। तो उसके पेमेंट के बाद ये स्टेज था कि आप इसकी इन्वेंट्री अपडेट करते हैं। तो अब ये ऐसे सिचुएशंस है कि आपके केस में अब कौन से वो है, जिस तरह अगर कोई रिजर्वेशन है टिकट्स वगैरह की या उसमें, तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है उनकी जो इन्वेंट्री होती है राइट, तो वो तब मोडिफाई होनी चाहिए या तब कंफर्म होनी चाहिए जब उसका टिकट वाकई इशू हो, उसकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाए। और उसके बाद फिर अगर वो कैंसिल करता है तो उसके ऊपर फिर डिडक्शंस के या पॉलिसी लगेगी कि अगर आप एक दिन पहले कैंसिल करते हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अगर आप एन उसी दिन कैंसिल करते हो तो 5 घंटे पहले जो है वो 50% आपसे कटौती होगी। हो सकता है हमें 5 घंटे के अंदर कोई दूसरा बंदा मिले या ना मिले, लिहाजा आपके ऊपर ये पेनल्टी पड़ेगी। और एन टाइम पे अगर आप कैंसिल करते हैं तो कोई रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम उस वक्त राइट अवे जो है कोई बंदा उस सीट के लिए नहीं तलाश कर सकते, लिहाजा आपका पैसे जो है रिटर्न नहीं होंगे। तो अब ये क्या है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो टाइम के साथ डिफरेंट रूल्स के मुताबिक इम्प्लीमेंट होंगे। तो ये अब आपने चेक करना होता है कि ये सारे ट्रांजेक्शन मेरे लॉजिकल डेटाबेस डिजाइनिंग में प्रॉपर्ली हैंडल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। चौथा स्टेप, चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं, ये आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपके पास रिक्वायर्ड का है कि अलाउ नल है या नहीं है, तो उससे ये हैंडल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एट्रीब्यूट का डोमेन कंस्ट्रेंट्स है, एक तो डेटा टाइप के थ्रू आप हैंडल कर लेते हो और दूसरा उसी के अंदर भी अगर फिर सब डोमेन है तो फिर आप उसके ऊपर चेक लगाते हैं, राइट। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि ये कोई न्यूमेरिक कॉलम है, इंटीजर कॉलम है जिसके अंदर 1 से लेकर 100 तक एंट्री आ सकती है, इससे ना 101 आ सकती है और ना इससे -1 इसमें अलाउड है या 0 अलाउड है, तो 1 या 99 होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब क्या है, ये डोमेन के कंस्टेंट आप लगाते हैं। मल्टीप्लिसिटी आप कंस्टेंट लगाते हो, फॉरेन कीज़ वगैरह कितनी हो सकती है, ठीक है, कितनी बार रिपीट हो सकती है। इसी तरह एंटिटी इंटीग्रिटी है कि प्राइमरी की आपने लगानी है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है फॉरेन की, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिसिटी और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दोनों आपस में रिलेटेड है और सिर्फ डिफरेंस ये इसमें ये है कि फॉरेन की किसी एक रिकॉर्ड के साथ कितनी बार रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो उसके ऊपर आप फर्दर जब रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो मल्टीप्लिसिटी में चला जाता है, अदरवाइज ये फॉरेन की रिलेशनशिप ही है। और इसके अलावा ऑप्शनल भी हो सकता है फॉरेन की कि अलाउ नल है या नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंस्टेंट्स है, ये आपको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज़ करना होता है। और जनरल कंस्टेंट आपके बिजनेस के रूल है कि आप कहते हो सेविंग अकाउंट का बैलेंस 10,000 से कम इससे जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकता,
सेविंग अकाउंट जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अब ये डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, वो आपने अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखना होता है कि कैंसिलेशन के क्या कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो कैंसिल का रिकॉर्ड कब अपडेट किया जा सकता है और उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह क्या लगेंगे। इस तरह और भी काफ़ी सारे टाइप्स के कंस्ट्रेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लॉजिकल डेटा मॉडल। तो अब इस स्टेज पे आपने वो सारे ऐड करने होंगे, ठीक है। Integrity constraints are the constraints that we wish to impose in order to protect the database from becoming incomplete, inaccurate or inconsistent. ठीक है। तो अगर 101 से लेके 100 तक मैंने आपको वैल्यू बता दी, अगर 102 की वैल्यू चली गई है तो इसका मतलब डेटाबेस कंसिस्टेंट नहीं है, आपके रूल के मुताबिक नहीं है, वो वैल्यू उसके अंदर इनएक्यूरेट है, ठीक है। और अगर आपने वैल्यू दी नहीं है और वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं थी तो फिर भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डेटा उसने एक्सेप्ट कर दिया, या इनकन्सिस्टेंट है। और कहीं पे आपका डेटा वो दिखा रहा है कि इसने 50 है और कहीं पे वो दिखा रहा है कि 101 है, तो इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इंटीग्रिटी कंस्टेंट, ये सारी चीज़ें इंटीग्रिटी कंस्टेंट क्या करते हैं, ये तीन इसके फ़ायदे हैं। इनकम्प्लीटनेस को, इनएक्यूरेसी को और इनकन्सिस्टेंसी को ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है। We are concerned only with the high level design that is specifying what integrity constraints are required irrespective of how this might be achieved. उसका डिज़ाइन आपने नहीं लिखना, ठीक है, फिर आपने उसका वर्ड जो एस्पेक्ट है वो बताना होता है। फिर हम कैसे करेंगे उसको, फिर हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू हैंडल करते हैं, ट्रिगर्स के थ्रू हैंडल करते हैं, या सिंपल कॉलम्स के ऊपर चेक्स लगाते हैं, तो ये फिर बात की बात है। लेकिन फिलहाल आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। वी कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। अब हर एक का मेरे ख्याल में आपको पता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका डिटेल भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिक्वायर्ड डेटा जो है वो नॉट अलाउड टू होल्ड नल वैल्यूज, तो जो नल्स है उसके थ्रू ये हैंडल हो जाता है। इस तरह एट्रीब्यूट डोमेन जो है, एवरी डोमेन हैज ए डोमेन, एवरी एट्रीब्यूट हैज ए डोमेन दैट इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर लीगल। तो अगर वो डेटा टाइप से हैंडल हो रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर उसके अंदर आप फर्दर फिल्टर लगा लेते हैं। मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट, a branch has many staff and a member of the staff works at a single branch। तो आप कहते हो फॉरेन की रिपीट नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिसिटी कंस्टेंट हो गए। अच्छा, एंटिटी इंटीग्रिटी प्राइमरी की से हैंडल हो जाती है। रेफरेंशियल जो है फॉरेन की से, और वो मैंडेटरी या ऑप्शनल हो सकता है। अगर मैंडेटरी है तो अलाउ नल ऑफ करते हैं, और अगर ऑप्शनल है तो फिर अलाउ नल जो है वो चेक नहीं करते, ठीक है। हाउ टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, टू डू दिस वी स्पेसिफाई एग्जिस्टेंस कंस्ट्रेंट that define condition under which a candidate key or foreign key may be inserted, updated or deleted। अब यहाँ पे ना अगर जो यहाँ पे यानी कि कुछ रूल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको आपने अंडरस्टैंड करना है। हाउ टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। सपोज एक रिकॉर्ड जो है उसकी प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की थी। अब इनिशियली जिसके अंदर प्राइमरी की थी ना, उस रिकॉर्ड को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ पे ये फॉरेन की है उधर क्या करोगे, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपने एग्जिस्टेंस कंस्ट्रेंट जो है ना ये लगाने हैं। अब एग्जिस्टिंग कंस्ट्रेंट्स कौन से होते हैं, जिस तरह फॉर वन टू मेनी स्टाफ मैनेजेस प्रॉपर्टी फॉर रेंट रिलेशनशिप, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। तो अब आपके पास केस वन ये है कि इंसर्ट द टपल इनटू चाइल्ड रिलेशन प्रॉपर्टी फॉर रेंट में भी आप आपने उसकी की इंसर्ट कर दी है, ठीक है। टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक दैट द फॉरेन की एट्रीब्यूट स्टाफ नंबर ऑफ द न्यूली प्रॉपर्टी फॉर रेंट टपल इज सेट टू नल और टू अ वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग टपल। तो अगर आपने इसके जो प्रॉपर्टी वाली प्राइमरी की है, प्रॉपर्टी आप डिलीट कर रहे हैं, तो अब फॉर रेंट के टेबल में उसके साथ क्या करोगे, या तो उसको नल पे सेट करोगे या उसको किसी और टेबल और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के किसी और प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पे सेट करोगे, राइट। तो अब ये एक केस है। इसी तरह अगर आपने डिलीट कर दिए तो अब चाइल्ड के साथ क्या होगा। अब इसी तरह अगर आप अपडेट कर देते हो तो फॉरेन की को क्या होगा, वो भी अपडेट होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से आप इंसर्ट टपल इनटू पेरेंट रिलेशन, आपने पेरेंट में एक नया स्टाफ इंटर करना है, तो क्या इसके चाइल्ड में भी आपने लाजमी इंसर्ट करना है कि नहीं करना। तो ये बेशुमार केसेस आते हैं। तो अब इस तरह के ये डिफरेंट एग्जिस्टेंस कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो अब इनको हैंडल करने के लिए ना आपने या इस तरह आप डिलीट करते हो, ठीक है, पेरेंट रिलेशनशिप से, तो अब उसके अंदर फिर क्या होगा। तो अब ये उसके लिए ना डिफरेंट आपके पास स्ट्रेटजीज अवेलेबल है। इफ ए टपल ऑफ ए पेरेंट रिलेशन इज डिलीटेड, referential integrity is lost if there exists a child tuple referencing the deleted parent tuple. In other words, if the deleted member of staff currently manages one or more properties, there are several strategies we can consider।
अब हम क्या करेंगे, अब वो जिन जिन प्रॉपर्टी को देख रहा था उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, तो ये सारी स्ट्रेटजीज है और ये आपको फिंगर टिप्स पे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी डिज़ाइन के अंदर उनको फिर उस तरह उस हिसाब से फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे। नो एक्शन का मतलब है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप था ना वो मैंडेटरी नहीं था, तो आप उसको जो चाइल्ड है उसको एज इट इज छोड़ देते हो, यानी कि उसके जो फॉरेन की के अगेंस्ट अगर रिकॉर्ड मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो प्रिवेंट अ डिलीशन फ्रॉम द पेरेंट रिलेशन इफ देयर आर एनी रेफरेंशियल चाइल्ड टपल, नो एक्शन, ठीक है। प्रिवेंट अ डिलीशन फ्रॉम द parent relation if there are reference child tuples. Another example, you cannot delete a member of staff if he or she currently manages properties. आप कहते हो ये एक्शन आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि पहले आप क्या करोगे, आप जाओ अपने ये जो जिन प्रॉपर्टीज को ये मैनेज कर रहा है पहले उन सारों को डिलीट करो, फिर आके ये अपना एक्शन परफॉर्म करो, तो हम कहते हैं ये नो एक्शन लेगा, ठीक है, डिलीशन के केस में। केसकेड का क्या है कि इसके चाइल्ड जितने प्रॉपर्टीज को भी ये मैनेज कर रहा था ना उन सारों को भी ये डिलीट कर दो, तो ये कैस्केडिंग हो जाती है। When the parent tuple is deleted, automatically delete all reference child tuples. If any deleted child tuples acts as the parent in another relationship, then the delete operation should be applied to the tuples in the child relation. यानी कि नेस्टेडली आप जाते जाएंगे, जितने भी उसके चाइल्ड बनते जा रहे हैं सारों को सारों, तो सबसे आखिरी लीव्स के अंदर जो चाइल्ड होंगे वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, उनको डिलीट करोगे, फिर उनके जो पेरेंट थे वो डिलीट करोगे, फिर उनके जो, और आखिर में आप इसी रिकॉर्ड तक आ जाओगे और उसको भी डिलीट कर दोगे। तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग डिलीशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आप कहते हैं सेट नल, कि जितने भी इसके जो चाइल्ड है वहाँ पे जो ये एज ए फॉरेन की गई हुई है, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे फॉरेन की जगह, वहाँ पे वैल्यू की जगह जो इसकी वैल्यू वहाँ पे सेट थी पहले वहाँ पे नल सेट करूँगा, फिर इस रिकॉर्ड को डिलीट कर दूंगा। तो ये इस तरह का काम करता है। सेट डिफॉल्ट क्या है, आप कहते हैं मैं नल नहीं सेट करना चाहता, बल्कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट अगर एक कस्टमर स्टाफ चला जाता है तो वो जिन जिन को मैनेज कर रहा था तो वो मैं एक डिफ़ॉल्ट मेरा कोई स्टाफ होगा मैं उसको ही साइन कर दूंगा, जो मेरा परमानेंट स्टाफ है प्रीमियम मेरा उसको, वो कभी भी कहीं पे भी नहीं जाता, तो मैंने उसकी जो की है वो एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की होती है। तो जो टेम्प्रेरी मेंबर चला जाता है तो उनके जब वो मैं उस स्टाफ को डिलीट करता हूँ तो वो जितने भी प्रॉपर्टीज़ को मैनेज कर रहा था उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे परमानेंट मेंबर या जो परमानेंट स्टाफ है उसकी आईडी जो है वहाँ पे सेट हो जाएगी, तो मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया, ठीक है। और आखिर में आप कहते हो नो चेक व्हेन अ पेरेंट टपल इज डिलीटेड, डू नथिंग टू इंश्योर दैट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज मेंटेन। आप चाइल्ड को जाके चेक ही नहीं करते, बस डिलीट कर दे। अब ये थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है। तो इस तरह का आपके डेटाबेस के अंदर इनकन्सिस्टेंसी सिचुएशन आते हैं, तो इसको आपने बड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है। अगर वाकई कोई इस तरह का चाइल्ड रिलेशन है जिसमें उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज़ की, इस रिलेशनशिप की, तो फिर आप ये लगाएं, अदरवाइज़ ये ना लगाएं। ये शुरू वाले जो 4 से 4 स्ट्रेटजीज है इनमें से कोई किसी एक को लगा लिया करें। और केस सेक्स जो है वो अपडेट प्राइमरी की आप पेरेंट टेबल, अगर आपने पेरेंट को अपडेट कर दिया तो चाइल्ड में भी आप वो अपडेट करें। तो अब ये डिफरेंट सिचुएशंस थे जो आपको हैंडल कर लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, चौथा जो स्टेप है चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये वही कंटिन्यूड है, ठीक है। तो जनरल कंस्ट्रेंट, अब उसके अंदर एक और आखिरी वाला स्टेप है, इसको आप कैसे इंश्योर करते हैं। तो जनरल कंस्ट्रेंट आपके बिजनेस रूल्स होते हैं। अपडेट टू एंटिटीज में बी कंट्रोल बाई कंस्ट्रेंट governing the real world transactions that are represented by the updates. For example, the rule that prevent a member of staff from managing more than 100 properties at the same time, यानी कि एक स्टाफ के साथ 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो अब ये एक जनरल कंस्ट्रेंट है, ये एक बिजनेस रूल है। इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी होंगे कि एक बंदा किसी एक बस के अंदर एक टाइम पे दो सीट से 2 टिकट जो है वो परचेज नहीं कर सकता अपने नाम पे, ठीक है। अगर तो वो कहते हैं कि मेरे पास दूसरे बंदे हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज अगर वो कहता है कि मैं 2 सीट के ऊपर, या ये लाजमी नहीं है, हो सकता है वो पूरी 5 सीट पिछले खरीद के लेके जाना चाहता हूँ, उसमें लेटना चाहता हूँ, लेकिन ये वैसे आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है। या इस तरह जहाज़ के अंदर जो है आप कहते हो कि मैंने 1 सीट ली है लेकिन मैं 2 को ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ, तो वो बिजनेस रूल नहीं होता, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑल इंटीग्रिटी कंस्टेंट इन द डेटा डिक्शनरी फॉर कंसिडरेशन ड्यूरिंग फिजिकल डिज़ाइन। तो ये जितने भी जनरल कंस्ट्रेंट होते हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली मेंशन करना होता है और फिर बाद में आप उसके अगेंस्ट इस तरह के कंस्ट्रेंट जो आप प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब 5वां स्टेप, रिव्यू लॉजिकल डेटा मॉडल विद। तो अब इस स्टेप का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिव्यू द लॉजिकल डेटा मॉडल विद द यूजर्स टू इंश्योर दैट दे कंसिडर द मॉडल टू बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्राइज।
बस आपने इंश्योर करना है कि ये जो आपके पास लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन आ गया है, ये उसके ऑर्गेनाइजेशन के तमाम रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके ये डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ और इनको मैं नहीं कर रहा, इन एट्रीब्यूट्स को सेव करूँगा, इनको नहीं करूँगा, और जिनको सेव करूँगा उनके ऊपर ये बिजनेस कंस्ट्रेंट लगाऊंगा। ठीक है, तो जी या ये बिजनेस आपके अगर कोई और बिजनेस रूल्स है तो वो मुझे बता दें। तो जो जो मिसिंग होंगे वो आप साथ साथ डॉक्यूमेंट कर देंगे। तो ये आपके फिर लॉजिकल डेटा मॉडल जो है यूजर के साथ फिर रिव्यू हो जाएगा। और इसके अलावा लॉजिकल डेटा मॉडल रिफ्लेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर डेटा फॉर एन इंटरप्राइज। और डीएफडीज आपने शायद पढ़े होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के अंदर, डेटा फ्लो डायग्राम्स। तो वो जो डेटा फ्लो है वो आप अपने मॉडल के अंदर देखते हो कि वाकई जो डेटा फ्लो हो रहा है सारा मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर एंटिटीज़ की तरफ उसमें रिलेशंस में, और सारा तमाम एट्रीब्यूट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं या कुछ मिसिंग है। तो ऑल एट्रीब्यूट शुड अपीयर विद इन एन एंटिटी टाइप इफ दे आर held within the enterprise and will probably be seen following around in enterprise as a data flow। और वही एट्रीब्यूट सारे फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, तो डीएफडी में भी वो सारे नजर आने चाहिए। छठा स्टेप है मर्ज लॉजिकल डेटा मॉडल्स इनटू ग्लोबल मॉडल। अब ये वो स्टैंडर्ड्स के साथ आपने देखना होता है। टू मर्ज लोकल लॉजिकल डेटा मॉडल जो आपने अपना बनाया हुआ है इनटू अ सिंगल ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल दैट रिप्रेजेंट ऑल यूजर व्यूज ऑफ अ डेटाबेस। तो ग्लोबली जो है वो पूरा उसके साथ इंटीग्रेट कर रहा हो। ठीक है, आपका ये भी पॉसिबल है कि आपके मिनी सिस्टम्स या डेटाबेसेस डिज़ाइन है और वो अपना डेटा फिर ग्लोबल के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, और वो उनका जो फॉर्मेट है या उनका जो डिटेल्स है वो आपस में कंपेटेबल होना चाहिए। ओनली नेसेसरी फॉर द डिज़ाइन ऑफ आर डेटाबेस विद मल्टीपल यूज़र व्यूज़। ठीक है, या आप कुछ डेटा एक यूज़र से ले रहे हैं, कुछ दूसरे से ले रहे हैं और बाद में मर्ज करके उसको एक जगह पे लेके आ रहे हो। ठीक है, या डिफरेंट राइट्स आपने दिए हुए रोल्स के साथ। तो एक इंटिटी ऐसी है कि जिसका लाइफ साइकिल, जिसके पूरे लाइफ साइकिल में उसका इनिशियल शेप आता है, फिर कुछ और डेटा किसी और प्रोसेस के थ्रू आता है, फिर किसी और प्रोसेस के, और बाद में फिर वो कंप्लीट हो जाता है। तो a local logical data model represent one or more but not all user views of a database। आपके एक रिलेशन के या मल्टीपल रिलेशन के अंदर जो डेटा पड़ा होता है तो उसका उसके कुछ पार्ट जो है ना वो लोकली उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, सारों को नहीं करते। ग्लोबल क्या होता है कि ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल रिप्रेजेंट ऑल यूजर व्यूज ऑफ अ डेटाबेस। जितने यूजर को जितना भी डेटा दिखाना है वो सारा का सारा इसके अंदर एम्बेड होता है। ठीक है, तो वो सारे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। In this step, we merge two or more local logical data models into a single global logical data model। तो आपके डिफरेंट व्यू से मिलके एक ग्लोबल डाटा मिल जाता है, या आपका एक ही व्यू होता है उसके अगेंस्ट सारा डेटा आप ले लेते हो। तो अब ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने जस्ट ये इंश्योर करना है कि आपका जो लोकल अगर कोई पार्शल डेटा है या पूरा कंप्लीट डेटा नहीं है तो वो आपके जो ग्लोबल मॉडल है या उसके जो हिस्से हैं वो आप सारे कैलकुलेट करें और फिर वो कंप्लीट हो जाए, थ्रू प्रॉपर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। अभी ड्रीम होम केस स्टडी का जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था उसका ये एक वो है। ठीक है, आउटकम है, फाइनल लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है। ठीक है, इसमें आप देखिए ब्रांच का है, फॉरेन की के कंस्टेंट भी है, अल्टरनेट कीज भी बताए हुए हैं। इसके अलावा ये सारे टेबल्स हैं और हर एक के ऊपर क्या का कंस्टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं सारे। तो ये आपका जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, अब मैं इस तरीके से आपसे आपका जो आउटकम होगा वो इस तरह आएगा। ठीक है, आपके अब हर स्टूडेंट का जो एरिया उसको असाइन है वो अपने पार्शली जो ईआर डायग्राम होगा उसका अपना क्रिएट करेगा, और फिर जो कॉमन हिस्से के अंदर जो सोल्यूशन होगा वो पूरे डेटाबेस का इस तरह का सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये भी पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर चीज़ें मिसिंग है, लेकिन आपको एक ग्लिम्स देने के लिए। ठीक है, कि ये आपने अपना जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनाना होता है वो इस तरह बनाना होता है। और आखिरी स्टेप जो है चेक फॉर द फ्यूचर ग्रोथ to determine whether there are any significant changes likely in the foreseeable future and to assess whether the logical data model can accommodate these changes। अगर ग्रोथ आ रही है, ठीक है, फर्दर चीज़ें इन्हेंस हो रही है और टेक्नोलॉजीज या करेंसीज या लैंग्वेजेस या उसका सपोर्ट आ रहा है, तो क्या आपका मॉडल उसको सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। डिफरेंट लैंग्वेजेस का सपोर्ट आप देना चाहते हैं तो उन लैंग्वेजेस का सपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल्स और बनाने पड़ेंगे डिफरेंट लैंग्वेज के हिसाब से। आप टेबल के हिसाब से आप ग्लोबलाइज वो लैंग्वेजेस इंप्लीमेंट करोगे या फाइल्स के हिसाब से, तो वो आपने फिर देखना होता है। ठीक है, और आखिर में आपके पास सॉल्व एनी 2 एक्सरसाइजेस फ्रॉम द चैप्टर 16 एक्सरसाइज। तो अब इसमें कोई 4-5 केस स्टडीज़ है और उनके ईयर डायग्राम भी अवेलेबल हैं,
उनमें से आप किसी कम से कम 2 के जो एक्सरसाइज है वो आप हर बंदा सॉल्व करे, ठीक है। वो खुद जो है किसी 2 को सॉल्व करें, फिर आप अपना सोल्यूशन जो है वो एज ए लैब एक्सरसाइज हम इसको ऐड कर देंगे। तो आपने अपने लैब एक्सरसाइज के अंदर इसको ऐड करना है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल में मैंने ओपन किया हुआ था आपका बुक। हाँ ये ओहो, ये पूरा ओपन नहीं हुआ हुआ। मैं यहाँ पे देखता हूँ, इधर भी नहीं है सारा ओपन। चले, मेरे पास जो लोकल वर्जन इस वक्त पड़ा हुआ है वो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। इसमें था या दूसरे उसमें ड्रॉप बॉक्स। ये भी लेटेस्ट वाला है। पुराने वाला किधर पड़ा था? इसमें नहीं है। ये पुराना वाला मेरे पास पड़ा है। तो इसका चैप्टर 16 जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद फिर ये हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। ये आप देखें, ठीक है। मैं 16 पे जाता हूँ, इससे एक पेज अप करें। तो ये देखें, इसमें से बेशक कोई एक अगर ये ड्रीम होम का तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये नहीं, ड्रीम होम नहीं है। डिराइव रिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग कंसेप्चुअल डेटा मॉडल। ये पूरा ईयर डायग्राम दिया हुआ है, इसमें रिलेशंस भी है और इसका आप बना लें। दूसरा जो है, क्रिएट अ रिलेशन स्कीमा फॉर द ब्रांच यूजर व्यू ऑफ ड्रीम होम बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल डेटा मॉडल प्रोड्यूस्ड इन 15.13 एंड कंपेयर योर स्कीमा विद द रिलेशन लिस्टेड। किसमें सर? ये ऑलरेडी उन्होंने सोल्यूशन आपको दिया हुआ था। यस सर ये लैब में क्या करें सर? ये लैब में आपने एज ए लैब एक्सरसाइज करने, होम एक्सरसाइज है आपका, ठीक है। अगर आपको कोई मसले आ रहे हैं, आपसे नहीं हो रहे या कोई मसले हैं, तो फिर आप मुझे लैब में बताएं, मैं इसको रिपीट करा दूंगा, ठीक है। बाकी ये आपके लिए है कि आप असाइनमेंट भी करोगे अपने प्रोजेक्ट का, तो वो आपका असाइनमेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि इसके लिए अगर आप थोड़ा सा ट्रेन होना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो कम से कम 2 एक्सरसाइज इनमें से करें। ये हर एक का इन्होंने बताया हुआ है, 15.16 का, 13 का, 15.18 का डायग्राम दिए हुए हैं, और उनसे आपने डिराइव करना है रिलेशन स्कीमा डिफरेंट केस स्टडीज़ का। ये आप देखें, डिफरेंट केस स्टडीज़ है और उनके वो अवेलेबल है, ठीक है। इजी ड्राइव स्कूल ऑफ मोटरिंग। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है असल में, उनके जो है वो अपेंडिक्स के अंदर अवेलेबल है। तो उनका आप ये गौर से पढ़ें और इसको फिर सॉल्व करें। तो इसमें कोशिश करें कि 1-2 एक्सरसाइज इनमें से करें। कुछ मैंने आपको ड्रीम होम के एग्जांपल लेक्चर के अंदर बता दिए। बाकी जो है आप अपने जो एक्चुअल असाइनमेंट है वो आपके उसके ऊपर है, सेमेस्टर प्रोजेक्ट के ऊपर है। उसका आपने चैप्टर जो 4th बन रहा है मेरे ख्याल में, वो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बनेगा, और उसमें आपने ये आउटकम जनरेट करना है। तो बेशक आप स्टेप्स के अगेंस्ट अगर आप लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं लिख सकते तो कम से कम ये जो एक टेबल मैंने आपको येलो कलर का दिखाया है, उस तरह का आउटकम आपका एक आना चाहिए आपके पूरे प्रोजेक्ट का। उसमें कोई चीज़ स्किप नहीं होना चाहिए। चलिए, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लेता हूँ।